Now today what we'll see the next part of our GOC. Okay, so first we'll discuss what is organic reaction now. Okay, what is mean by or how these organic reactions can be explained or can be happen. Okay, so we are going to first discuss the theoretical phenomena behind that organic reaction. So किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को या कोई एक रिएक्शन अगर हो रही है इसका मतलब बेसिकली क्या होता है वहां पे रिएक्टेंट्स आर कोलाइड टुगेदर. Reactants are what? Collide together. They form a product. Okay. And for that we required some energy, some heat, example, some conditions. Okay. And that's all conditions are suitable to make that product now, particularly. और जब किसी भी रिएक्शन में दो चीज होती है, एक बेसिकली हम अगर कंसिडर करते हैं कि एक हो गया हमारा रिएक्टेंट और दूसरा हो गया हमारा रिएजेंट, और यहाँ से हमको जो है वो मिलता है व्हाट इज द प्रोडक्ट नाउ. ऑल ऑफ यू नो दैट. इट्स वेरी जनरल कंसेप्ट. Now look at to this starting materials which are used in any reactions are here, that is reactant 1 or reactant 2 or reactant and reagent. ऐसा भी हम कर सकते हैं इसकी जगह. How which reactive in any reaction, जनरली कौन सा पार्ट किसी भी रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टिव होता है ये हमको पता करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये दोनों स्टेबल रहेंगे तो हमारा रिएक्शन तो होगा ही नहीं. Reactions can be takes place, but how no? That means that indicates that there is a something is there which has happened to collide between them now, यानी कि वो कोलिजन वगैरह करवाता है जिसकी वजह से हमको प्रोडक्ट मिलता है. तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या होता है, आपका रिएक्टेंट जनरली ऑर्गेनिक पार्ट होता है और रिएजेंट जनरली आपका इनऑर्गेनिक पार्ट होता है जनरली. और हमेशा एक बात याद रखना है कि इन द केस ऑफ व्हाट एनी रिएक्शंस रिएजेंट इज मोर रिएक्टिव स्पीसीज. मोर रिएक्टिव स्पीसीज इज व्हाट योर रिएजेंट, यानी कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव पोर्शन होता है ना किसी भी रिएक्शन में वो क्या होता है, रिएजेंट. फिर रिएजेंट हम बोलते हैं किसको है, रिएजेंट क्या होता है. सो रिएजेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट इलेक्ट्रोफाइल, इन टर्म्स ऑफ व्हाट न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन दो चीजें हम मिक्स करते हैं, एक रिएक्टेंट और एक रिएजेंट. तो जनरली आपका रिएक्टेंट जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है और आपका जो रिएक्टेंट है सॉरी आपका जो रिएजेंट है वो जनरली इनऑर्गेनिक होता है. ठीक है, अब मैं इसके लिए छोटा सा एग्जांपल आपको देके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. सपोज आई हैव दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. सपोज मेरे पास एक इथिलीन मॉलिक्यूल है और उसके ऊपर मैं रिएक्शंस कर रहा हूँ हाइड्रोजन हालाइड यानी कि HX. थोड़ी देर बाद मुझे क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी CH2, दिस विल बी द CH2 और यहाँ पे मेरे पास जो है वो एडिशन हो जा रहा है. सपोज अगर मैं HX लेता हूँ तो एक यहाँ पे आपका हाइड्रोजन चला गया, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो गया. दिस इज व्हाट्स ए सिंपल रिएक्शन. इसको हम एडिशन वगैरह बोलेंगे, अपन दोबारा एक्सप्लेन करेंगे इसको. बट सबसे पहला चीज क्या होती है इसके अंदर कि ये जो रिएक्टेंट है आपका ये बेसिकली ऑर्गेनिक है और हम ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बेसिकली होता होगा. सो दैट विल बी बिलोंग्स टू व्हाट ऑर्गेनिक पार्ट. इनऑर्गेनिक किसको बोलते हैं, जिसमें आपका कार्बन, तो ये वाला आपका क्या हो गया. सो दैट इनऑर्गेनिक मींस व्हाट, इट इज व्हाट रिएजेंट. क्या हो गया आपका, ये रिएजेंट हो गया. और ऑर्गेनिक है आपका तो क्या हो गया, इट इज एन यानी पार्ट जिसको अपन सबस्ट्रेट बोल सकते हैं या उसको अपन रिएक्टेंट बोल सकते हैं. तो किसी भी रिएक्शन में आपको अगर आइडेंटिफाई करना है रिएजेंट तो कैसे पता करना होता है. नाउ रिएजेंट कैन बी क्लासिफाइड इन, या रिएजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीजें हैं. एक तो सबसे पहले रिएजेंट इज आयोनिक स्पीसीज. अगर किसी भी रिएक्शन में आयोनिक पार्ट अगर जो भी रहेगा सो दैट विल बी योर रिएजेंट. या किसी भी रिएक्शन में आपका इनऑर्गेनिक पार्ट अगर होता है सो कॉल्ड एज अ रिएजेंट. कोई एक आधी ऐसी रिएक्शन बताइए जिसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि विच वन विल बी योर रिएजेंट एंड विच वन विल बी योर व्हाट, which one will be your reactant. Generally reagents are what, more reactive. Okay, reagents क्या है आपके, more reactive है. और more reactive चीज जब हम reactant पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, so that will be leads to the product now. Okay, so now my question is we have to first identify which will be the reagent, which will be the reactant. आपको किसी भी रिएक्शन में ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए. Okay, understood. Now I have the simple example is what, suppose CH3CH2Br. I have an alkyl halide and I am just adding what, sodium hydroxide. Now अब यहाँ पे देख के बता सकते हैं हम कि this is your alkyl halide, so must be belong to which part. कहाँ पे जाएगा ये, CH3CH2Br must be alkyl halide, so it is an organic compound. And you know that NaOH is ionic species, so must be belong to inorganic family. So इसका मतलब ये होता है कि ये जो रिएक्शन है आपकी जो है पता कर सकती है कि आपका रिएजेंट का रिएक्टेंट कौन है. तो किसी भी रिएक्शन में आपको ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि विच विल बी योर रिएजेंट एंड विच विल बी योर रिएक्टेंट. ओके, द नेक्स्ट टास्क इज
whenever reactants are mixed together or reactant get collide together, so there is something is happen and which leads to the formation of product now. और प्रोडक्ट आपका बनता है तो इसका मतलब आपके रिएक्टेंट में कुछ ना कुछ तो भी हो रहा है। और सबसे पहला जो आपका होता है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ टाइप्स ऑफ फिशन। टाइप्स ऑफ फिशन का मतलब हो गया कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, so there is an breaking or what making of the bonds that takes place now, and that will be comes under the category of a types of fission। फिर टाइप्स ऑफ फिशन कितने टाइप्स के होते हैं वो अपन देखेंगे। सपोज कोवेलेंट बॉन्ड अगर मेरे पास है, चलिए पहले तो ये समझ लो आप कि electropositive element when combined with another electropositive element, it will form a metallic bond। ठीक है, when electropositive elements combine with electronegative element, they form a ionic bond, and when electronegative element combine with electronegative element, they form a covalent bond। समझ में आ गया क्या? then how many have now, how many types of bond we have now? सिंपल है। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? मेटल्स व्हेन कंबाइन विद अनदर मेटल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब कौन? ऐसे एलिमेंट जो क्या हो, मेटल्स हो। यहाँ पे मेटल्स कंसीडर करना है। मेटल्स मींस और मेटल मेटल का बॉन्ड कौन सा होता है? इट इज मेटालिक। तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सो यानी लाइक दिस वन, एंड सो इट फॉर्म ए आयोनिक बॉन्ड। और दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया? दोनों के पास भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो दोनों शेयर करते हैं, सो दे फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड। और टाइप्स ऑफ फिशन किस में देखते हैं अपन? कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड में, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है? in any covalent bond particularly, so during the course of a bond formation there is a formation of a cleavage will be takes place now, that will be comes under the fission category। अब मेरे पास अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड है जिसका मैंने लिखा हुआ है A एंड B, बराबर है। अब इस AB में और इस AB में सपोज मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें दो तरह के बॉन्डेड एटम प्रेजेंट है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टाइप का फिशन हो गया मेरा कि जिसको अपन बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन between the covalent bond, यानी कि इस बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, so they just move to the one of the element, and due to that reason there is a formation of ions now। A बना, इधर B बना। अब देखो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर आपके B के तरफ जाए नेगेटिव, and it must be the positive। This is such a type of a cleavage where unequal distribution is takes place now, that will be called as a heterolysis। हम इसको क्या बोलेंगे? It is called as a heterolysis or heterolytic cleavage। We have second type of the example where these two electrons are equally get distributed on over the two bonded atom, and अगर ऐसा होता है then it will be considered as a homolysis। homolysis means equal distribution of electrons over the covalent bond। तो यहाँ से क्या मिलता है हमको? रेडिकल्स। look at the arrow which is explained in both reactions। so पहली रिएक्शन जिसमें हमने एरो यूज किया है, और दूसरी रिएक्शन जिसमें हमने फिश हुक एरो यूज किया है, ये दोनों अलग अलग, और यहाँ पे हम इसको बोलेंगे होमोलिसिस। ठीक है, अब देखो जिस रिएक्शन में कैटायंस एनायन, यानी कि दिस विल बी अ पॉजिटिव पार्ट, दिस विल बी this type of reactions are called as a polar reaction। what is polar reaction now? A reaction in which polar molecules or polar species will be formed, that reaction will be called as a polar reaction। और ये कब होता है? only in heterolysis। heterolysis leads to formation of ions, and whenever any reaction ions are developed, that reaction will be comes under the category of polar reaction। और polar reaction अगर आप कर रहे हैं तो आपको सॉल्वेंट भी कैसा चाहिए? फिर it need the polar solvent। ठीक है, ये हो गया। अब जिस रिएक्शन में हमको रेडिकल्स मिले, radicals are developed from homolysis, okay, and these radicals are neutral, they don't have any charge, and that's why this reaction will be considered as a non polar reaction। और अगर आपकी रिएक्शन नॉन पोलर है तो आपको सॉल्वेंट कैसा लगेगा? फिर सॉल्वेंट कैसा लगेगा? नहीं आपका। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड जब बनते हैं या बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं ना, तो ये दो मैकेनिज्म हमारे पास प्रेजेंट है। सबसे पहले हेटेरोलिसिस है और दूसरा है आपका होमोलिसिस। हेटेरोलिसिस इज पोलर टाइप ऑफ रिएक्शन, और होमोलिसिस जो होती है वो आपकी नॉन पोलर होती है। इसके अलावा और एक टाइप का फिशन है, जनरली वो भी आपको कभी आता है, दैट इज कॉल्ड हेमी हेटेरोलिसिस। नाउ आपने मास स्पेक्ट्रोमेट्री कभी सुना होगा। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है? सपोज अगर मेरे पास ए बी अगर मेरा मॉलिक्यूल है ना, ए बी में कोई बॉन्ड दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल ए बी में है, मैं ए बी ऐसे निकालता हूँ, आपको समझ में आएगा। सपोज ए बी इज एन मॉलिक्यूल हैविंग बॉन्ड इज देयर नाउ। अब सबसे पहले मास स्पेक्ट्रोमेट्री में होल्ड का सोर्स डायरेक्टली उस पर डाल देते हैं, तो वो क्या करता है? one of the electron from the will be get eliminated, will get ejected, that is called ionization potential of molecule, not ionization potential of element। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ये बहुत ज्यादा एनर्जी है, और ये एनर्जी जब हम किसी मॉलिक्यूल पे डालते हैं, बम्बार्ड करते हैं, तब क्या हो जाता है? उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, यानी कि किसी का तो भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, अब उसके जगह पे आपका बॉन्ड नहीं रहेगा।
अब वहां पे रहेगा आपका एक रेडिकल और एक रहेगा कैटायन। अब यहाँ पे अगर आप क्लीवेज कर रहे हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बॉन्ड में? अभी एक ही है, क्योंकि एक तो निकल गया, बराबर है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जब यहाँ से अब होमोलिसिस तो पॉसिबल नहीं है। होमोलिसिस क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि होमोलिसिस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, यहाँ पे तो है नहीं। फिर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपका किधर तो भी चला जाएगा, किधर तो भी मीन्स आइदर ए की तरफ या तो बी की तरफ। ऐसे वाला क्लीवेज जहां पे एक इलेक्ट्रॉन आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे फिर हम? ए आपका रेडिकल हो गया, बी आपका पॉजिटिव हो गया, एंड दैट टाइप ऑफ द क्लीवेज विल बी कॉल्ड एज ए हेमी हेटेरोलिसिस। क्या बोलेंगे इसको हम? अब हेमी का मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? हेमी मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन। और हेटेरोलिसिस क्यों हो गया? हेटेरोलिसिस क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दैट्स व्हाई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लीवेज पर्टिकुलरली ऑकर्ड इन अ मॉलिक्यूल्स। और एक पहले ये समझ लो, ये स्पेशलिटी किसकी है? मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एक एनालिटिकल मेथड है ना, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, नॉट स्कोपी वगैरह वगैरह, जो अपन आगे पढ़ेंगे इसको, बट पहले समझना ये जरूरी है। उसके बाद एक टाइप का क्लीवेज होता है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज ए कंसर्टेड क्लीवेज। क्या बोलेंगे इसको हम? सो आप लोगों ने वगैरह पढ़ी एक्सेट्रा, चलिए एनीवे नहीं पढ़ेंगे तो मैं बताता हूँ आपको। सपोज मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल है, क्या कंपाउंड का नाम क्या है इस कंपाउंड का? साइक्लोहेक्सिन। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, साइक्लोहेक्सिन है मेरे पास और मैंने ये वाला एरो यूज किया है। पहले तो आपको एरो टाइप के एरो समझ में आने चाहिए कि कौन कौन से एरो हम यूज करते हैं। अगर आप लोगों के पास एक मोबाइल का ऐप है, वो जिस मोबाइल के ऐप में इसको बोलते हैं किंग्स ड्रॉ, नहीं होगा तो इंस्टॉल कर लो, ज्यादा कुछ मेहनत का काम नहीं है, या आपको कहीं से पैसे वैसे नहीं भरने पड़ते उसके। सो फ्री वाला सॉफ्टवेयर है वो, जिसका नाम है किंग्स ड्रॉ। इसमें आप घर बैठे मोबाइल पे हाथों से मॉलिक्यूल बना सकते कोई। वहां पे आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से बॉन्ड कैसे होते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे मेंशन की जाती है खाद्य मॉलिक्यूल। एनीवे, अब देखो क्या होता है कि ये जो एरो मैंने यूज किया है ना, इसको बोलते हैं रिवर्स एरो। केमिकल रिएक्शन कैसे होती है पता है आपको? ए प्लस बी दैट विल बी गिव द सी, दिस इज कॉल्ड एज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? ये कौन से मेथड है? फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। जनरली ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाले रिएक्शन सामने जाते हैं, पीछे नहीं आते कभी। लेकिन अगर हमारे पास सी है, अभी मेरे पास क्या प्रेजेंट है, मुझे सी पता है, मेरे पास प्रोडक्ट है डायरेक्ट, और मुझे वापस से ए और बी मुझे पता करना है, मुझे मालूम नहीं है इसके रिएक्टेंट क्या क्या थे, और उसके लिए मैं ये वाला एरो यूज करता हूँ, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑफ केमिकल सिंथेसिस। और मुझे क्या मिलेंगे फिर? ए प्लस मिलेंगे, जो भी रिएक्टेंट रहेंगे वो मिलेंगे मुझे। और इसको बोलते हैं रेट्रो। रेट्रो मीन्स रिवर्स। पहली वाली क्या है? दिस इज केमिकल सिंथेसिस। ये क्या है आपका? दिस इज केमिकल सिंथेसिस, सिंपल फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली बोलते हैं अपन। सो एनीवे, अब कंसर्टेड क्लीवेज मतलब क्या होता है? कंसर्टेड क्लीवेज एक बेस्ट एग्जांपल है आपका डाइसल्डर रिएक्शन का। डाइसल्डर रिएक्शन मतलब क्या है? कल हमने भी पढ़ा था। एक एक डाइन है आपके पास और एक आपके पास डाइनोफाइल है, दोनों को हम जब मिक्स करते हैं सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सिन। फिर हम साइक्लोहेक्सिन का रिवर्स करो डाइसल्डर, मतलब ब्यूटाडाइन प्लस इथिलीन। अब मुझे बताइए इस रिएक्शन में कैसे होता है? देखो, लुक एट दिस वन। सो दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड हियर, दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड हियर एंड दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड हियर। क्या हो गया? एट ए टाइम सारे के सारे बॉन्ड एक दूसरी तरफ घूम गए, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड बन गया, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड बन गया, 2 बॉन्ड टूट गए और नया बॉन्ड बना। अब मुझे बताइए इस रिएक्शन में कहीं पे आपको कैटायंस, एनायंस, रेडिकल वगैरह कुछ दिखता है क्या? इज एनीथिंग फॉर्म इन दिस रिएक्शन? दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेयर एग्जांपल ऑफ क्लीवेज नाउ, और इसको बोलते हैं कंसर्टेड क्लीवेज। सच ए टाइप ऑफ क्लीवेज वेयर बॉन्ड ब्रेकिंग विल बी टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, और इसीलिए उसको बोला जाता है कंसर्टेड क्लीवेज। एंड द स्पेशलिटी ऑफ दिस रिएक्शन प्रोसीड विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। एनी इंटरमीडिएट बोल रहा हूँ ना, चार्ज कोई बना है ना न्यूट्रल बना है, सीधा सीधा आपका, और दोनों न्यूट्रल प्रोडक्ट हमको बन गए। इसको हम बोलेंगे डाइन और इसको हम बोलेंगे डाइनोफाइल। क्या बोला जाता है इसको? डाइन और डाइनोफाइल। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो गई आपकी। तो आपके पास देखो कितने टाइप्स का क्लीवेज हो गया फिर। सबसे पहला कौन सा था? पहला आपके पास यहाँ पे हेटेरोलिसिस। तीसरा हो गया आपका हेमी हेटेरोलिसिस, और इसके बाद का जो एग्जांपल है वो है आपका कंसर्टेड क्लीवेज। that means there are 4 cleavages or fission which is takes place during the organic reaction, during the course of any organic reaction. Okay, चलिए। सो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? रिएक्टेंट, रिएजेंट और फाइनली प्रोडक्ट। जनरली प्रोडक्ट्स आर क्वाइट मोर स्टेबल देन व्हाट द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट जनरली क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। स्टेबल इन टर्म्स ऑफ व्हाट? जैसे हम बोल रहे हैं कि स्टेबल इन टर्म्स ऑफ व्हाट?
स्टेबल का मतलब होता है एनर्जी कंटेंट। सो इस जिन जिन कंपाउंड की, जिन स्पीसीज की एनर्जी जो है ये कम होती है ना, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। और ये है हमारा इक्वेशन जो बताता है उसकी स्टेबिलिटी। और इसीलिए प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, सो दैट्स व्हाई दे आर मोर स्टेबल। रिएक्टेंट की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई दे आर अनस्टेबल एंड दे दैट्स व्हाई दे फॉर्म ए कंपाउंड बॉन्ड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनीवे, ओके। सो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट प्लस क्या रहेगा साथ में आपका रिएजेंट, और हम इससे रिएजेंट। जो भी चीज बनाएंगे वो बनेगा आपका प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन में आपको आइडेंटिफाई करना है हमारा रिएजेंट कौन है, तो हम क्या करेंगे, रिएजेंट्स आर आइदर आयोनिक और आइदर इट बिलोंग टू विच फैमिली, इनऑर्गेनिक फैमिली। जनरली बहुत सारे रिएक्शंस में रिएजेंट आपका ऐसे होता है। फिर आयोनिक है तो कौन है, आयन, एक तो आपका न्यूक्लियोफाइल और दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, या फिर होता है आपके पास बेस। देखो कैसे भी कर सकते हैं आप इसको। तो किसी भी रिएक्शन को पहले आइडेंटिफाई करो और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज अ सिंपल थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट एनी रिएक्शन। और कोर्स ऑफ रिएक्शन जो होती है ना, कोर्स मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जब आपका जाता है तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में। किसमें करते हैं इसको अपन, देन व्हाट इज दैट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। सो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में ये होता है आपका एनर्जी और ये होता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको अपन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इन जनरल क्या होता है, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स रहेंगे ना को ये वाले यहाँ पे ऐसे हुप्स मिलेंगे, जैसा यहाँ पे एक मिला, यहाँ पर एक मिला। सो बेसिकली दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 1, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 2। ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट। जितने आपको ट्रांजिशन स्टेट मिलेंगे ना उतने नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, रिमेंबर। और कोर्स ऑफ रिएक्शन विच इज एक्सप्लेन इन द ग्राफिकल मैनर दैट विल बी कॉल्ड एज ए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको हम, यानी कि कैसे रिएक्टेंट आपका कंबाइन हो गया और कैसे हमको प्रोडक्ट मिला। तो उस बेस पे हम जो है रिएक्शन का काइनेटिक्स निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें उसके अंदर, ठीक है। तो ये सब आपका जो है ये किस पार्ट में जाता है, इट ऑल बिलोंग्स टू रिएक्शन मैकेनिज्म। किस में जाएगा ये, रिएक्शन। और सबसे बेस्ट बुक जो है रिएक्शन मैकेनिज्म की वो है पीटर स्काइज, ठीक है। सो रेड कलर का कवर है उसको दिया हुआ, बाइफिनिल्स का कुछ स्ट्रक्चर सामने निकाला हुआ है, पीटर स्काइज का पीडीएफ अपने पास अवेलेबल है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। मस्त पढ़ते जाना उसका अच्छे से, पूरे आपके बेसिक कंसेप्ट जो है ये आपके क्लियर हो जाएंगे उसमें, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ आपको। हर रिएक्शन में जो रिएक्टिव पोर्शन बताया ना हमने, वो बताया रिएजेंट। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ फिशन, देन वी मूव टुवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज ए टाइप्स ऑफ अ रिएजेंट। क्या यूज कर रहा हूं मैं अभी वर्ड यहाँ पे, रिएजेंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज दैट रिएजेंट। सबसे पहले रिएजेंट इज मोस्ट रिएक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। जनरली रिएजेंट्स क्या होता है, एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव पार्ट है जिसके, अब रिएजेंट का बेसिकली मतलब क्या है, इट इज एन व्हाट, केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस used for what, the functional group transformation. देखो what is reagent now, is a chemical substance and used for what, the functional group transformation. एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, suppose I have an alcohol, ठीक है, and I am just going to convert into the ketone with the help of some reagent. Example I have, this is PCC now, या कोई तो भी क्रोमियम का ऑक्साइड मैंने ले लिया CrO3. So that CrO3 is a chemical substance that will use to transform one functional group to another. ये पहले कौन सा था मेरे पास, अल्कोहल, और अब अभी क्या बन गया, कीटोन, ओके। सो देन व्हाट इज रिएजेंट नाउ, रिएजेंट जो है ना ये गेम चेंजर होता है, ये क्या करता है, रिएक्टेंट को पूरा उसकी केमिस्ट्री बदल देता है, पहले जो था उससे दूसरा कर देगा, इसलिए ये वाले ब्रांच को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन। अंडरस्टूड। देन व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज द कन्वर्जन ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप टू अदर फंक्शनल ग्रुप वाया यूजिंग द केमिकल रिएजेंट। अब रिएजेंट को कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं आप। सो रिएजेंट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ इट्स वर्क, कैसे काम कर रहा है वो देखना होता है। रिएजेंट्स आर बेसिकली चार्ज स्पीसीज और मे बी न्यूट्रल, ठीक है, इट मे बी चार्ज, इट मे बी न्यूट्रल। तो मैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन करता हूँ इसका यहाँ पे, इट मे बी चार्ज और इट मे बी न्यूट्रल। फिर चार्ज वाले में क्या हो जाएगा आपका, चार्ज वाले में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कि जैसे कुछ पॉजिटिव वाले रहेंगे, कुछ निगेटिव वाले रहेंगे। और न्यूट्रल का मतलब होता है जिनके पास क्या प्रेजेंट होंगे, लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। सो रिएजेंट आर केमिकल सब्सटेंस यूज्ड फॉर द फंक्शन ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ग्रुप को एक दूसरे में कन्वर्ट, जैसे अल्कोहल का कार्बोनिल में कर देना। अब कार्बोनिल ऐसा नहीं है कि कार्बोनिल से रुक जाएगा काम आपका, अब कार्बोनिल से अगर कोई और इंटरेस्टेड है तो यहाँ से ये भी कर सकता है विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ कार्बोनिल टू अल्कोहल, देयर आर मेनी एग्जांपल्स आर देयर,
और सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या हो गया, रिएजेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। एक तो चार्ज और न्यूट्रल हो गया। चार्ज वाले कौन है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कौन होता है, पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोफाइल्स, और नेगेटिव कौन होता है, वो होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, चलिए, सो देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट रिएजेंट नाउ। सो रिएजेंट जो है सबसे पहले हम इसको क्लासिफाई करेंगे। रिएजेंट्स आर ए केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड फॉर द फंक्शन ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन। अब कुछ रिएजेंट क्या करते हैं, कुछ रिएजेंट्स आर वर्कड एज ए ऑक्सीडेशन, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ काम करते हैं रिडक्शन का, तो इसको क्या बोलेंगे आप, रिड्यूसिंग एजेंट। और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक हमारे पास प्रेजेंट है, जैसे ग्रीनार्ड रिएजेंट वगैरह हो गया, ओके, दैट विल बी कॉल्ड एज ए ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। कुछ जो है काम क्या करते हैं, फॉर प्रोटॉन अब्स्ट्रक्शन, यानी कि उसका अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एज ए बेसिस। कुछ रिएजेंट ऐसे हैं जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्शन करना किसी को, ये वाला। सो इसका मतलब इतने सारे अलग अलग टाइप्स की रिएजेंट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, उसके बाद ये वाला। सो ऑल रिएजेंट्स दैट फॉर फंक्शनल ग्रुप, काम क्या है इसका, इसका एक में एक से दूसरे में कन्वर्ट करना। फिर फंक्शन ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन कितने टाइप्स का होता है, देखिए वो देखिए पहले, दैट एफजीटी इज फर्स्ट बिलोंग्स इनटू द 3 डिफरेंट कैटेगरी। सबसे पहला आता है फंक्शनल ग्रुप एडिशन, दूसरा आता है फंक्शनल ग्रुप एलिमिनेशन, और तीसरा आता है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। कितने लिखे यहाँ पे, एफजीटी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, एडिशन का मतलब क्या होता है, सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, ये वाला, क्या है इस कंपाउंड का नाम, चलिए कोई बात नहीं, उतना बड़ा एग्जांपल लेंगे नहीं, छोटा सा एग्जांपल लेंगे। नाउ लुक एट दिस रिएक्शन, क्या हो गया यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपका फंक्शन ग्रुप का एडिशन हो गया, मतलब नया फंक्शन ग्रुप बन गया। पहले ओलेफिन था, ओलेफिन का इपॉक्साइड बन गया। ऐसा कोई भी एक आधी रिएक्शन जिसमें नया फंक्शन ग्रुप लग जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन ग्रुप एडिशन, हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरी रिएक्शन हमारे पास ऐसी है जिसके अंदर हम एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेशन करना मतलब, जैसे एग्जांपल मेरे पास कोई कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, और मैं कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सपोज आई हैव कार्बोनिल कंपाउंड लाइक कीटोन अल्डिहाइड एंड इट विल बी कन्वर्ट्स टू दिस वन। हो गया ना रिमूव आपका, हो गया नहीं हो गया, तो पहले वाला क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, दूसरे वाला क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ओके, अब इंटर कन्वर्जन की बात कैसे आती है, इंटर कन्वर्जन मतलब सपोज अगर मेरे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड अगर है, और मैं इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा हूँ टर्शियरी अल्कोहल में, नाउ लुक एट, नाउ सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है, योर फंक्शन ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन, नया कार्बन कार्बन बॉन्ड भी बन गया इधर, ये देखो ये वाला ग्रीन। और यहाँ पे अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया ऑर्गेनोमेटालिक। सो ये सब कर कौन रहा है, लेकिन ये सब कर रहा है तुम्हारा रिएजेंट। रिएजेंट अगर नहीं रहेगा तो तुम कर सकते क्या ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे में, is it possible to transform one to other without using reagent? No, it's not possible. So that's why the chemical substance which is called as a reagent, that will be also called as a game changer in modern organic synthesis. अगर आप इस रिएक्शन को क्लैरिफाई करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इपॉक्सीडेशन, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो गया इस रिएक्शन में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये रिएक्शन में क्या हो गया है, सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन, सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया ना, with reduction also. So always remember, without reagent we cannot do all these things now. Interconversion का मतलब होता है सिंपल एक दूसरे में कन्वर्ट करना, FGT सिर्फ reagent करता है। So reagent is a chemical substance, और chemical substance से तो obviously लैब में प्रिपेयर हुआ होगा, और इस reagent की वजह से हम क्या करते हैं, फंक्शन ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एक का दूसरे में कन्वर्ट करना। और हमारे पास ऐसे कितने हैं, FGA, FGE, तो आप लिख के ले लो, फंक्शन ग्रुप एडिशन, फंक्शन ग्रुप एलिमिनेशन एंड फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे हम जनरल एग्जांपल पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। रिएजेंट्स क्या होते हैं, लैब में बनाया जाता है। कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज्यादा टाइम तक हम स्टोर कर सकते हैं, बट कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं कि जिसको ज्यादा टाइम तक अपन स्टोर कर ही नहीं सकते, मतलब उनकी स्टेबिलिटी जो है बहुत कम होती है, दे आर वेरी वेरी अनस्टेबल। ओके, सो आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे सिल्वर नाइट्रेट देखा होगा आपने, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखा होगा आपने। ये ऐसे दो केमिकल है जो हमको अभी पता है। कौन कौन से एग्जांपल बता रहा हूं मैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और दूसरा वाला ये वाला। ओके, देखा है आपने कभी इसको लैब में? यस सर। ये दोनों भी ऐसे केमिकल है जिनको रैप करके रखा जाता है ब्लैक कवर के अंदर। इसका मतलब क्या होता है कि वी हैव टू अवॉइड द कांटेक्ट विद व्हाट, द लाइट, सनलाइट बेसिकली। ओके, और
आपने कभी देखा होगा कि H2O2 जो है ना, ये बेसिकली फंगीसाइड बोलकर काम में आता है। यानी कि अगर हमारे हाथ में अगर वो फंगस वगैरह लग गया, ठीक है, या कुछ जख्म वगैरह हो गई ना, तो उसको कम करने के लिए पहले पहले नाखूनों पे वगैरह इसको लगा, नेल्स जो होते हैं ना आपके, वहां पे इसको लगाया जाता था पहले H2O2 को। या अगर प्योर H2O2 अगर रहेगा ना, तो उसको अगर हमने एक दो ड्रॉप्स अगर हम सरफेस पे डालते हैं नीचे जमीन पर, तो बबल्स निकलना शुरू करते हैं। सो दैट बबल्स इंडिकेट दैट देयर इज एन प्योरिटी उसमें बहुत ज्यादा है। अब अगर H2O2 को बहुत देर तक हम बाहर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है ना, वो निकल जाता है। बच गया क्या आपका पानी। अगर हम पानी को जमीन पर डालेंगे तो बबल्स निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे सर। क्या? ये होता है कि कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं कि जिन रिएजेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए रिएजेंट को जब बनाया जाता है लैब में, यानी कि बेसिकली हर कोई रिएजेंट को हम लैब में बनाते हैं। वी आर सिंथेसाइजिंग द रिएजेंट इन लैबोरेटरी पर्टिकुलरली। तो कुछ रिएजेंट की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहने की वजह से उसको अपन ज्यादा टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, और कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जिनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। तो इसलिए हमारे पास दो मेथड है रिएजेंट को प्रिपेयर करने के। एक है C2 और दूसरा होता है इन सीटू। C2 मेथड का मतलब क्या हो जाएगा कि हम उस रिएजेंट को बनाएंगे और स्टोर करके रख देंगे, काफी देर तक हम यूज कर सकते हैं उसको बाद में। बट इन सीटू का मतलब होता है कि ऐसा रिएजेंट जो ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, और जब हमको जरूरत होती है तभी हम बनाते हैं उसको। यानी कि whenever we are use that whenever needed that will be prepared now, that time we can prepare that reagent। तो ऐसे आपके पास दो अलग अलग टाइप्स के मेथड्स ऑफ सिंथेसिस है। C2 मेथड मतलब we can synthesize it and we can store for a longer time, and some reagents are cannot be stored for longer time। so example है आपके पास कुछ epoxidizing एजेंट जैसे per-acids, ठीक है, उसके बाद डायामाइड दैट इज N2H2। सो दिस रिएजेंट कैन नॉट बी, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जो हम टाइम पे बनाते हैं इसको, जब हमको जरूरत होती है ना इसकी तभी हम बनाते हैं। ओके, तो ऐसा भी कुछ आपको पता होना चाहिए C2 एंड इन सिटू मेथड। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर कंसेप्ट ऑफ व्हाट योर रिएजेंट। चलिए, तो रिएजेंट की सबसे पहले दो कैटेगरीज हमारे आएंगी। एक होता है दैट विल बी इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिएजेंट्स आर फर्स्टली क्लासिफाइड इनटू दिस टू कैटेगरीज। एक होता है आपका न्यूक्लियोफाइल और दूसरा होता है आपका दिस इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ऐसे हमारे पास दो रिएजेंट है बेस्ड ऑन दैट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी एंड इलेक्ट्रॉन रिचनेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच अगर है, सो इट ऑलवेज रिएक्ट्स विद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम नाउ। सो किस पे रिएक्ट करेगा? रिएक्ट्स विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज नाउ। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कौन है? आपके सामने रखा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके, इट क्लासिफाइड्स इन टू वे। कैसे क्लासिफाई करते हैं इसको? इट विल बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। किसके बेस पे क्लासिफाई करते हैं इसको? चार्ज के बेस पे। तो कुछ क्या रहेंगे आपके? एक रहेंगे आपके नेगेटिव वाले, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा रहेगा आपका न्यूट्रल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ओके, ऑलवेज दे हैव फुल ऑफ ऑक्टेट एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स ना पर्टिकुलर। तो न्यूक्लियोफाइल की खास बात क्या होती है कि जस्ट लुक एट दिस रिएक्शन हियर, दिस इज व्हाट न्यूक्लियोफाइल, एंड व्हेन आई एम एडिंग टू हियर नाउ, अब ये कार्बन आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर है, सो ऑब्वियसली ये ऐसे अटैक करेगा और इस तरह से आपकी रिएक्शन हो जाएगी। Now what is electrophiles? Now electrophiles are, they are electron deficient species now. Okay, it reacts always with electron rich partner, then classified again on the basis of charge, classified on the basis of charge। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? एक तो होता है पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरा क्या रहेगा आपका? न्यूट्रल। अब देखो बेसिकली द टर्म्स, यहाँ पे मैं लिखता हूं इसका नाम इलेक्ट्रो, ये वाला, और यहाँ पे मैं इसको लिखता हूं न्यूक्लियोफाइल। You know that the term nucleo is related to the nucleus and phile means affinity. Similarly, electro means electron and phile means again affinity. So electrophile खुद deficient है, तो वो किसकी तरफ affinity रखेंगे? अगर वो खुद deficient है तो इलेक्ट्रॉन की तरफ affinity रखेंगे। That's why they are called as electron loving species. Their electron have, यानी कि उसके अंदर affinity किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की affinity बहुत ज्यादा है। और न्यूक्लियोफाइल्स कौन होते हैं? जो खुद रिच हैं, तो वो किसको रिएक्ट करेंगे? न्यूक्लियस को रिएक्ट करते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं। यू नो दैट प्रोटॉन्स आर फास्टली चार्ज। सो योर न्यूक्लियोफाइल बट द न्यूक्लियस लविंग, क्या बोलेंगे इसको हम?
दे आर न्यूक्लियस लविंग, यानी कि जिसकी एफिनिटी किधर ज्यादा होती है, कार्बन, जिसकी एफिनिटी न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा होती है उसको अपन न्यूक्लियोफाइल। किसी भी रिएक्शन में अगर हमको न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करना है या इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करना है, लुक एट दिस वन, न्यूक्लियोफाइल गिव्स द इलेक्ट्रॉन टू डेफिशिएंट पार्ट, और इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, वो तो खुद डेफिशिएंट है, तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। लेगा इसका मतलब क्या होता है, सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, सो इट विल टेक द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। दैट्स व्हाई लुक एट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाउ पर्टिकुलर एंड ऑलवेज, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन फ्रॉम रिच टू डेफिशिएंट की तरफ जाती है। कैसे जाती है, इट विल बी शिफ्टेड फ्रॉम रिच पार्ट टू द डेफिशिएंट पार्ट। ओके, चलिए, तो अब मुझे क्या बताना था कि इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो डेफिशिएंट है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, वो भी हम पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, दे आर इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ओके, चलिए पहले वन देखेंगे। पहले मैं बात करता हूं किसकी, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल की निकाली जाती है न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या निकालेंगे हम न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफिलिसिटी ना। ओके, सो इसके हमने जो क्लासिफिकेशन निकाले थे, दो तरीके से क्लासिफिकेशन निकाले थे। एक सबसे पहला क्या होता है आपका, निगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज में कौन कौन आएगा, अलग अलग कैटेगरीज है आपके पास नेगेटिव चार्ज में। और एक बार क्लासिफाई करो इसको, एक कैसे वाला, एक को निकालेंगे अपन स्मॉल साइज, दूसरे को निकालेंगे अपन लार्ज साइज। ये आपको आगे काम में आने वाला है। न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले क्लासिफाई कैसे किया हमने, ऑन द बेस ऑफ चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के फिर से दो क्लासिफिकेशन, कौन कौन से, स्मॉल साइज न्यूक्लियोफाइल एंड लार्ज साइज न्यूक्लियोफाइल। अब स्मॉल साइज का मतलब क्या होता है कि जिसकी साइज छोटी होती है। अब इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है, वी विल कंसीडर दिस वन। सपोज एग्जांपल H नेगेटिव, OH नेगेटिव, देन NH2 नेगेटिव, सपोज CH3 नेगेटिव, ओके, साइनाइड नेगेटिव, ऑल आर बिलोंग टू दैट स्मॉल साइज कैटेगरी। जिनका चार्ज बहुत छोटा होता है, जिनका चार्ज ज्यादा डिस्पर्स हुआ है, वो वाले जाते हैं स्मॉल साइज में। लार्ज साइज का मतलब क्या होता है पता है, तो लार्ज साइज मतलब जिसमें डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। जैसे एग्जांपल मेरे पास अभी SR नेगेटिव, ये वाले जो एग्जांपल है ये जाएंगे आपकी किसमें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजन, ये भी आप ले सकते हैं, बट यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑर्गेनोकॉपर यानी कि गिलमन रिएजन। तो ये सबसे पहले आप क्लासिफाई करते आना चाहिए कि विच विल बी अ स्मॉल साइज, विच विल बी अ लार्जर साइज। नेक्स्ट कैटेगरी जो रहेगी हमारे, सो दैट इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसपे कोई चार्ज नहीं है। फिर चार्ज अगर नहीं है तो फिर भी न्यूक्लियोफाइल कैसे हुआ, तो इसका मतलब उसके पास होंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या होंगे उसके पास, यानी कि लोन पेयर कंटेनिंग, कौन से वाले, लोन पेयर कंटेनिंग सिस्टम्स। लोन पेयर कंटेनिंग में कौन कौन आता है, तो हो सकता है, तो लोन पेयर में सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे कौन, अमोनिया, वाटर, अल्कोहल, देन ईथर, RSH, ये ले सकते हैं आप इसमें। और कोई एग्जांपल, NH2OH, दैट इज हाइड्रोक्सिलामीन, ठीक है, ये भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। और कोई एग्जांपल जो लोन पेयर वाला है, और फॉस्फीन विल बी द एग्जांपल, PH3, ठीक है, आप ले सकते हैं लोन पेयर वाले जो आपको मिलेंगे सबके सब एग्जांपल डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो दीज आर व्हाट लोन पेयर कंटेनिंग सिस्टम। सो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स आर आल्सो बी कॉल्ड एज ए, इसको बोला जाता है लेविस बेस। क्या बोलते हैं इसको, दे आर आल्सो कॉल्ड एज ए लेविस बेसिस। लेविस बेसिस का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लेविस, बेस कौन होता है, बेस विल गिव द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करता है आपका, सो यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सो दैट विल बी एक्ट एज ए लेविस बेस, और इट विल आल्सो एक्ट एज ए लिगैंड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हमने पढ़ा है इसको कभी, बराबर है। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब कौन, एक ऐसी स्पीसीज जिसको किसके साथ ज्यादा एफिनिटी है, न्यूक्लियस के साथ में। अब मुझे पहले सवाल ये रहेगा, सपोज एग्जांपल मेरे पास ये OH नेगेटिव है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमेशा ऐड होता है डेफिशिएंट कार्बन की तरफ। मैं एग्जांपल निकालता हूं ये वाला, CH3 then CH2 then X, you know that carbon halogen bond is polar because of that minus I effect is there, that's why this carbon is an highly deficient now, so that OH negative can easily attack to the carbon, यहाँ पे करना। so look at this reaction where transformation is there now, so rich part आपका deficient पे जा रहा है, ठीक है, रिच पार्ट आपका कहां जा रहा है, डेफिशिएंट की तरफ जा रहा है। सो लुक एट दिस टू सिंपल एग्जांपल वेयर OH विल बी एक्ट एज ए ionic species and your molecule will be the reactant जो हमने लिया है CH3CH2X। सो ये रहा हमारा
कौन सी कैटेगरीज बताया हमने? चार्ज, जिसमें दो कैटेगरी आते हैं, स्मॉल साइज, लार्ज साइज, और दूसरा आता है आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, जिसमें सिर्फ लोन पेयर वाले रहेंगे. सो ऑल लोन पेयर कंटेनिंग सिस्टम्स आर बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी. ओके. नाउ माय क्वेश्चन इज अबाउट दिस वन. कोई मुझे बता सकता है इसमें दो टाइप के डोनर एटम प्रेजेंट, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी. जब देने की बारी आएंगी तो कौन देगा? नाइट्रोजन. Nitrogen will be the donor now. Why? Because of, always remember, nucleophilicity is electronegativity. This one. यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी वो कभी इलेक्ट्रॉन देने के लिए लायक ही नहीं है. इसका मतलब वो कभी भी इलेक्ट्रॉन अपना देगा नहीं. इसलिए जब आपको पूछा जाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर कैसे रहेंगे, तो सबसे पहले आप वो देखो. तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो कभी इलेक्ट्रॉन देता नहीं. ठीक है, इसीलिए. चलिए अब कुछ एग्जाम, अब चलिए अगर आपको इसको टैली करना है कि सच में ऐसा होता है क्या, तो मैं लेता हूँ यहाँ पे NH2OH. तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑक्साइम मिलेगा. देखो इसका मतलब क्या हुआ है, वाटर विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम so basically this lone pair will be attracted here now, bond will be open like this fashion, that's why the reaction will proceed. और ये मिला तुमको ऑक्साइम. क्या मिला? ऑक्साइम. ऑक्साइम का मतलब क्या होता है? C डबल बॉन्ड N एंड सिंगल बॉन्ड OH, that will be called as ऑक्साइम. आया कहां से? कार्बोनिल कंपाउंड. किसकी रिएक्शन हुई? रिएक्शन किसकी हुई? कार्बोनिल कंपाउंड विद, क्या नाम है इस कंपाउंड का? NH2H मतलब क्या होता है? What is NH2H? It is hydroxyl amine. Have NH2. That's why it's called and it converts into the oxime. Oxime is one of the best substrate that will be participate in the Beckmann reaction. कहां पे जाता है ये? Beckmann reaction पढ़ेंगे हम कभी. तो यहां से यहां तक जो हुआ है, so this is called as a Beckmann rearrangement. ओके. तो न्यूक्लियोफाइल की ये हो गए दो कैटेगरीज. एक तो हमने निकाला चार्ज के बेस पे और कुछ निकाला हमने न्यूट्रल के बेस पे. दोनों हमने एग्जांपल्स देखे अभी. ठीक है. और भी एक एक्सेप्शन केस है इसमें, जहां पे पॉजिटिव चार्ज भी न्यूक्लियोफाइल होता है. कौन सा वाला? पॉजिटिव चार्ज भी न्यूक्लियोफाइल होता है, और उसका एग्जांपल है आपके पास हाइड्रोजीनियम आयन, यानी कि NH3 और NH2. ये अगर देखो अभी इस कंपाउंड पे क्या है, चार्ज है, बट स्टिल नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट. तो ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये एक्सेप्शन केस है जिसमें आपका पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है. सो दिस इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल विद पॉजिटिव चार्ज. इसलिए इसको याद रखना है. एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजीनियम आयन. मैंने यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन, देखो लास्ट में NH2 इसको बोलते हैं हाइड्रोजीन. और उसका अगर आप प्रोटोनेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजीनियम आयन. दैट विल बी एक्ट एज ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल. तो यहाँ पे लिख दो लगे तो. और कोई एग्जांपल है इसका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल का? कोई एग्जांपल है क्या? वो होता है नाइट्रोसिल आयन. लुक एट दिस वन, द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एंड स्टिल कंपाउंड इज पॉजिटिव. सो ये आपको पता होना चाहिए. दीज आर द टू molecule where positive charge and still they act as a nucleophile. ओके. इसमें कोई बच गया क्या? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में और एक बच गया, देखो मोनोऑक्साइड C ट्रिपल बॉन्ड O, है ना. इस पे चार्ज है पॉजिटिव, इसमें चार्ज है नेगेटिव, तो ये न्यूट्रल में जाएगा. न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में जाता है. कार्बन के पास है ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, वो देने की कोशिश करता है ना उधर. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल. किसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल? जो इलेक्ट्रॉन को एफिनिटी रखता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ बेसिकली जो है अट्रैक्ट करता है. सो दैट विल बी कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोफाइल. सो हियर इलेक्ट्रॉन लविंग, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको इलेक्ट्रॉन लविंग. ठीक है. सो खुद डेफिशिएंट है. और इसको क्लासीफाई कैसे किया है? इसको भी क्लासीफाई किया है हमने ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज में. तो चार्ज में कौन कौन आएगा आपका? चार्ज में सबसे पहले आएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज, और एक होता है आपका कौन? न्यूट्रल. अब पॉजिटिव चार्ज वाले कौन कौन है? जनरली पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, और यहाँ पे क्या है? न्यूट्रल है. ठीक है. नाउ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स आर नथिंग बट यू कैन कंसीडर एनी थिंग्स विद हैव द पॉजिटिव चार्ज दैट विल बी एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. सिंपल H plus, R plus. Okay. Then any example where electrophile is present now? NO2 plus. This will be also the electrophile. और कोई? Halogen plus. Yes. Anyone? SO3. Sorry, SO3H plus. Okay. Now these examples are positively charged electrophiles. Generally
आपका होता है। HO ट्रिपल बॉन्ड, दिस आल्सो बी एक्ट एज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। अब न्यूट्रल में कौन कौन आता है? न्यूट्रल में आता है जिनके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट डी और वैकेंट पी ऑर्बिटल जरूरी है, वो वाले सब आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल, ऑल 13 ग्रुप एलिमेंट्स, द कंपाउंड्स ऑफ all 13th group elements are belong to neutral electrophiles. Example, boron halides, ठीक है, aluminum halides, then we have SnCl4, FeCl3, इसके पास वैकेंट है, SnCl2, ZnCl2, etc etc, all they are belongs to the neutral, ठीक है। सो ये सब क्या हो गया आपके, ये हो गए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स को ही हम क्या बोलते हैं, दे आर आल्सो बी कॉल्ड एज ए लेविस एसिड। लेविस एसिड किसको बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू लेविस, द स्पीसीज विल टेक्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या बोला जाता है इसको, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, एक्सेप्ट, दैट विल बी कॉल्ड एज ए लेविस एसिड। तो अभी मैंने दो क्लासिफिकेशन किए, एक चार्ज वाला किया इधर और एक किया हमने न्यूट्रल, ठीक है। अब और एक मुझे बताना यह है कि न्यूट्रल में और एक मॉलिक्यूल बच गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड। यू नो दैट कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन जो है ना वो डेफिशिएंट होता है, और कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है ये आसानी से यहाँ पे अटैक कर रहा है। अब मुझे बताइए, कार्बोनिल कार्बन पे कोई चार्ज दिखता है क्या आपको? पहले से चार्ज तो है नहीं वहां पे। No, तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये किस में जा रहा है, ये आपका किस में जाएगा, न्यूट्रल neutral. इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि कार्बोनिल कार्बन, हाँ वो बाद में होता है, प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांसेप्ट है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस वजह से वो अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट बिफोर दैट इट इज नॉट एन पोलर मॉलिक्यूल। अगर हम इसको थ्योरेटिकली देखेंगे तो पोलर दिखता नहीं हमको, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस वजह से कार्बोनिल कार्बन जो है ना वो भी कंसिडर किया जाता है एज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इवन कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो, लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूक्लियोफाइल आपका आसानी से यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ओके। यानी कि हेटेरोएटम कंटेनिंग डबल बॉन्ड्स आर आल्सो बी एक्ट एज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स का और एक बार क्लासिफिकेशन होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज ए एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स, सो दैट विल बी कॉल्ड एज ए एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। मतलब क्या होता है कि जिस कंपाउंड में एक से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा जिसमें डोनर एटम प्रेजेंट रहेंगे, वो वाले एग्जांपल जो है वो इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मेरे पास अगर साइनाइड है तो मैं साइनाइड को कैसे लिख सकता है यहाँ पे, सो दिस विल बी एक्ट एज ए लाइक दिस वन, ये ऐसे भी कर सकते हैं, इसके पास लोन पेयर भी है, तो इसलिए ये भी एग्जांपल हो गया आपका, ठीक है। सो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिसके अंदर दो डोनर एटम प्रेजेंट रहेंगे तो वहां पे हो सकता है। एग्जांपल है मेरे पास NH2OH का, आपको यहाँ पे भी थोड़ा आपका कि आपके पास दो डोनर एटम प्रेजेंट है तो फिर हम कौन सा प्रेफर करेंगे, तो ये कंसेप्ट जो है ना आपका वो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से, ठीक है। तो आपको ये कंसीडर करते आना चाहिए कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में हम कैसे कंसीडर करेंगे, कौन सा अटैक होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर ये न्यूक्लियोफाइल का कैसे काम होता है कि जैसे एग्जांपल अगर मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड है ये वाला और मैं इस पे कोई रिएजेंट ऐड कर रहा हूँ, से एग्जांपल साइनाइड, तो ये रिएक्शन कौन से टाइप की हो जाएंगे पहले मुझे वो आइडेंटिफाई करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बोनिल कार्बन पे ऐड कर रहा हूँ, कार्बोनिल कार्बन पे क्या कर रहा हूँ मैं, ऐड कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली मेरे पास जो है वो ये वाला कंपाउंड मुझे मिलना है, फिर यहाँ पे दिस विल बी द O नेगेटिव, दिस विल बी द कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कहीं मैंने साइनाइड लगा दी। सो अब मैंने साइनाइड को ऐड किया है। लुक एट द केमिस्ट्री ऑफ योर रिएक्टेंट में, आपका रिएक्टेंट का हाइब्रिडाइजेशन, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पहले कैसे था, आपका sp2 था, और sp2 माने क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन जब आपको जो मिला है ये वाला कार्बन, ये हो गया टेट्राहाइड्रल, यानी कि हो गया sp3, और sp3 माने क्या होता है, टेट्राहाइड्रल। तो ज्योमेट्री कंपाउंड की चेंज हो गई, डबल बॉन्ड गेट्स कन्वर्ट्स टू सिंगल बॉन्ड, ओके। और जब हम इसको लास्ट स्टेप में प्रोटोनेशन करेंगे तो तब हमको कुछ प्रोडक्ट मिलेगा जो कि स्टेबल है, एक्सेट्रा। यहाँ पे ये OH हो गया हमारा और ये हो गया साइन, ठीक है। तो ये वाले रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमने क्या किए, एडिशन करवाए, किसका एडिशन हुआ, लेकिन न्यूक्लियोफाइल। सो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन कंसीडर हम करते हैं ना, सो दीज ऑल रिएक्शंस आर बेस्ड ऑन द रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट हम ऐड कर रहे हैं या कौन सा रिएजेंट हम निकाल रहे हैं, उसके बेस पे हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के रिएक्शंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो रिएजेंट को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चल ये हमने क्लासिफाई कर दिया, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रो एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब जगह पे, ठीक है। हाँ एक एग्जांपल था आपका, अब इस रिएजेंट को जैसे हमने बताया था, जैसे क्लासिफाई किया था ना, तो आप उस न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में आप ओलेफिन भी ले सकते हैं। कौन से वाली, ये रिएक्शन मैंने आपको बताना भूल गया, ये वाली
सपोज अगर मेरे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और मेरे पास हाइड्रोजन हैलाइड प्रेजेंट है, तो मैं पहले क्या करूंगा, यहाँ पे लुक एट दिस वन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी हियर। डबल बॉन्ड जो होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हम पहले प्रोटॉन की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। जो प्रोटॉन अगर ले लेता है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन इसने ले लिया, मतलब यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो एक्स नेगेटिव है आपका, वो वहां पे लगा देंगे जहां पे आपका कैटायन बना है। तो ये भी एडिशन रिएक्शन है, लेकिन पहली स्टेप में देखो कौन रिच है और कौन डिफिशिएंट है, पहले आइडेंटिफाई करो। ये डबल बॉन्ड्स आर रिच नाउ, डबल बॉन्ड क्या है आपके, रिच है, सो इट विल बी एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। और ये वाला पार्ट क्या है आपका, इलेक्ट्रोफाइल। फिर आपका कैटायन बना, कैटायन मतलब डेफिशिएंट होता है, तो ये खुद क्या बनेगा आपका, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और ये आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा। देखो कैसे चेंज हो रहा है। सो ओलेफिन जो है ना, ओलेफिन डबल या ट्रिपल बॉन्ड, दे आर आल्सो एक्ट एज ए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. So olefins are act as, even benzene ring, you know the benzene ring can participate in electrophilic substitution reaction. बेंजीन रिंग अगर है तो कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर हम डाल रहे हैं तो हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलेगा। ये वाला लुक एट दिस, हियर सपोज एन हाइड्रोजन एट हियर नाउ, सो दैट विल बी रिप्लेस्ड टू इलेक्ट्रोफाइल। फिर इस केस में आपका बेंजीन क्या हो गया, बेंजीन आपका जो है वो न्यूक्लियोफाइल हो गया, और ये जो स्पीसीज है आपकी इलेक्ट्रोफाइल हो गई, है ना। तो इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग मॉलिक्यूल आर आल्सो बी कॉल्ड एज ए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। जैसे हमने कार्बोनिल को अभी क्या बताया, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, वैसे अभी हमको क्या लिखना पड़ेगा, ओलेफिन्स को क्या लिखना पड़ेगा, ओलेफिन्स या डबल बॉन्ड को क्या लिखना पड़ेगा, दे आर एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल्स, ओके। और ये वाली रिएक्शन कौन सी होगी, ये वाली रिएक्शन ऊपर वाली, देखो ऊपर वाली रिएक्शन जाती है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये वाली जो रिएक्शन है ये जाती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन अल्किन। कौन दिखा रहा है, ये अल्किन दिखा रहा है ना। तो ऐसे अलग अलग अपन सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे, कैसे कैसे एक्सप्लेन होते हैं, कैसे काम क्लासिफाई करेंगे वगैरह वगैरह। पहले ये बहुत समझना जरूरी है आपको, ठीक है। तो पहला हमारा आ गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन का काम करते हैं। दूसरा हमारा आ गया रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शन का काम करेंगे। और तीसरा हमारे पास प्रेजेंट है, दैट इज ऑर्गेनोमेटालिक, क्या बोलेंगे इसको हम, ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट। तीनों तीनों समझ में आ गए ना, तीनों लिखे हैं यहाँ पे। तो तीनों को कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इट गिव द ऑक्सीजन पर्टिकुलरली, यानी कि ये ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ाता है, हाइड्रोजन कंटेंट कम कर देता है। पहला डेफिनेशन। कार्बन की स्टेट, किसकी, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है ये निकालता है इसमें से, ठीक है। रिड्यूसिंग जाता है तो ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीज करता है, आता है। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या करेगा, अब कम करेगा, और इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, ऐड करता है। जैसे सिंपल कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या क्या लिखा है यहाँ पे, किसका किसका समझ में आ गया ये वाला। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाउ, क्या करता है, रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डू द ऑक्सीडेशन, क्या करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट प्ले द रोल ऑफ ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट will play the role of reduction. And organometallic compounds are those compound having metal carbon bond, and it can play the role of, एक तो ये सीसी बॉन्ड फॉर्म करता है, कहां पे इसका यूज है, इन सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। देख, now what is oxidation now, the reagent which decreases the hydrogen content, the reagent which decreases the hydrogen content, the reagent which increases the oxygen content, the reagent will increase the oxidation state of carbon, and the reagent will remove the electrons, so that all be called as a oxidizing agent. reducing agent का मतलब ये होता है कि those reagent which are helps to decrease the oxygen content, increase the hydrogen content, decrease the carbon oxidation state, and electrons are added, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो वाला आपका हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब आते हैं हम ऑर्गेनोमेटालिक की तरफ। ऑर्गेनोमेटालिक मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें ये वाला बॉन्ड होता है, मेटल कार्बन बॉन्ड, और मेटल कार्बन बॉन्ड आयोनिक होता है, बिकॉज यू नो दैट मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, metals are electropositive and so the charges will be here ना, ठीक है। और ऐसा अगर हो गया तो ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन कैसा हो गया, कार्बन हो गया नेगेटिव, और कार्बन जब नेगेटिव होता है सो इट इज द सोर्स ऑफ, किसका सोर्स हो गया, सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव चार्ज मतलब सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सो ये दो काम करता है, इसका सबसे पहला काम है एज ए बेस, और दूसरा काम होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको समझना जरूरी है।
So hope you are getting this point. There are three types of hot reagent, particularly oxidizing agent, reducing agent, and some are organometallic. Now next का अब हम बोल रहे हैं ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, कम हो रही है, ये क्या होता है? व्हाट इज दैट? यू नो दैट फॉर पी ब्लॉक पर्टिकुलरली कार्बन कहां पे आता है आपका? कार्बन आता है पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हमारे पास एक सिंपल तरीका है जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या होता है? इट इज अ चार्ज विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। अब चार्ज कब बनता है? या तो इलेक्ट्रॉन देने से, या तो इलेक्ट्रॉन लेने से, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने से। तो जो वाला भी चार्ज बनेगा उस मॉलिक्यूल पे, सो दैट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट। और पी ब्लॉक के लिए हम दो तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। सबसे पहला होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन से वाली? यानी कि उस एलिमेंट की हाईएस्ट कितनी हो सकती, ये वाला। और एक होती है दैट इज कॉल्ड एज ए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सो पी ब्लॉक के लिए दो तरीके हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने। अब मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? ग्रुप नंबर या उसके उसमें जो रहने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है उसको पॉजिटिव नंबर दे दो, सो दैट विल बी द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नाउ? मिनिमम का मतलब ये होता है कि ग्रुप नंबर जो रहेगा या वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 दैट विल बी कॉल्ड एज ए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूँ पी ब्लॉक के लिए, नहीं तो आप हर जगह पे कंसेप्ट आप अप्लाई करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। कहां पे अप्लाई करना है आपको? ये पी ब्लॉक के लिए। ठीक है, अब सपोज हमारा इंटरेस्टेड एलिमेंट तो एक ही है, कौन है वो? कार्बन। तो मैं क्या करूंगा, कार्बन के लिए मुझे पता करना है कार्बन कितने एलिमेंट्स बना सकता है, या कितने कंपाउंड्स बना सकता है, सॉरी नॉट एलिमेंट। कार्बन जो है यह आता है 14 ग्रुप एलिमेंट में, और 14 ग्रुप एलिमेंट होता है NH2 NP2 9। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके? 4। तो +4 जो हो गया वो हो गया उसका हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट। अब मुझे निकालना है उसका मिनिमम। तो मैक्सिमम कितना है कार्बन के लिए? मैक्सिमम है +4। मिनिमम कितना रहेगा? मिनिमम मुझे निकालना है, मेरा फॉर्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 4। 4 में से 8 गए, कितने बचते हैं? तो +4 विल बी द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड -4 विल बी द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि मेरा जो कार्बन है मैं बीच में रखता हूं इसको, और यहाँ पे लिखता हूं मैं 0, यहाँ पे लिखता हूं मैं +1, यहाँ पे लिखता हूं +2, इधर मेरा आ गया +3, इधर आ गया मेरा +4, इधर क्या आएगा? -1 -2 -3 और ये -2। यानी कि कार्बन के देखो इतने सारे कंपाउंड्स है। कितने कंपाउंड है कार्बन के देखो। अब मुझे क्या अंदर की कोई रिएक्शन, जिस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, किधर? फ्रॉम द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ये मेरा हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और अगर ये नंबर मेरा इधर जा रहा है तो मैं इसको, हमने अभी डेफिनेशन में वही लिखा है। क्या लिखा है हमने? पढ़ो जरा, कहा है हमारी डेफिनेशन? ये वाली, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन अगर कोई बढ़ाता है तो मेरा क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन। और अगर कोई कम करता है तो क्या हो गया? रिडक्शन। अब मुझे क्या करना है, ये सच में देखना है कि होता है कि नहीं होता है ऐसा। सो हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन कंपाउंड जो है वो है CO2, और लोवेस्ट सबसे कम है वो है आपका हाइड्रोजन। देखो, अब देख के बता सकते हैं कि जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बहुत ज्यादा होते हैं वो कंपाउंड आपका ऑलरेडी ऑक्सीडाइज स्टेट में होता है, और जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन वगैरह लगा रहता है तो बेसिकली इट इज रिड्यूस्ड स्टेट। नाउ सो कार्बन पे ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो हो गया ऑक्सीडाइज फॉर्म, कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो क्या हो गया? रिड्यूस फॉर्म हो गया। ठीक है, बीच के आपकी क्या रहेंगे? इन बिटवीन रहेंगे, इन बिटवीन, ना वो रिड्यूस है ना वो ऑक्सीडाइज, दोनों बीच में, आगे पीछे आगे पीछे। सो अब किसी भी कंपाउंड में हमको ये पता करना चाहिए कि कौन सी ऑक्सीजन, जैसे अब कार्बन का मुझे निकालना है तो मैं कार्बन को क्या कंसीडर करूंगा? X कंसीडर करूंगा, प्लस मेरे पास कितनी ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? -2 इज इक्वल टू कंपाउंड पे चार्ज कितना है? 0। सो 2 इंटू 2 कितना हो गया? -4 हो गया। सो X इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? +4 आ गया। सो कार्बन की हाईएस्ट कितनी है? +4 है। और CO2 इसका मतलब, इसीलिए CO2 को अपन बोलते हैं हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन। अब CH4 का निकालेंगे। CH4 का कैसे निकालते? CH4 का कैसे निकालेंगे? कंसीडर दैट विल बी देयर, each carbon hydrogen bond will be considered as a +1। कितने हाइड्रोजन है आपके पास? 4, और चार्ज कितना है एक पे? +1 का, इज इक्वल टू कितना आएगा? ये 0। तो x कितना आएगा आपका? +4 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? -4। कितना होना चाहिए? -4। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हैं ना कि हाइड्रोकार्बन मतलब रिड्यूस फॉर्म में, और कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है? ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में। ठीक है, तो लेकिन ये इसका करना क्या है हमको? ये पता करना होता है हमको कि आपकी रिएक्शन कौन सी है। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको छोटा सा, लुक एट दिस एग्जांपल, CH3
CH and this is OH and this is CH3. ये हमारा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कौन है ये? आइसोप्रोपाइल प्रोपेल अल्कोहल। और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है वो इसमें हुआ है। तो अब मैं क्या देखूंगा, पहले मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालनी है, लेकिन मैं किसकी निकालूंगा? मुझे निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट उस कार्बन की जो कार्बन आपका चेंज हुआ है। यानी कि ये कार्बन की नहीं निकालना है, ये भी कार्बन की नहीं निकालना है, क्योंकि वो तो चेंज हुए नहीं। सो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते टाइम में कौन सा कार्बन चेंज हुआ है, सो दैट विल बी कंसिडर टू इवैल्यूएट द ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि मुझे इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है जिसको मैंने स्टार किया हुआ है। क्या है? सिंपल सिंपल 3 रूल है खाली इसके। जब भी हम किसी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, सो दैट कार्बन विल बी कंसिडर्ड एज ए एक्स। क्या करो उसको? सेलेक्ट द कार्बन, वी हैव टू एनालाइज इट। जिसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालना है उसको सेलेक्ट करो। एडजेसेंट कार्बन, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है? एडजेसेंट कार्बन विल बी ऑटोमेटिकली 0। जिसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालना है उसको सेलेक्ट करो, उसको एक्स कंसीडर करो। एडजेसेंट कार्बन अगर रहेगा तो उसको 0 कर दो, हो गया खत्म। उसके बाद क्या होता है? पे जिस कार्बन पे हमने सेलेक्ट किया है या जिसको किया उस कार्बन अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए +1। ओके, एंड carbon, that selected carbon when attached with electronegative element, that will be considered as a -1। यानी कि per heteroatom bond will be considered as a -1। तो +1 कब लेना है? जब कार्बन हाइड्रोजन रहेगा। और -1 कब लेना है? जब आपके पास हेटेरोएटम बॉन्ड रहेगा। सपोज अगर एक हेटेरोएटम बॉन्ड है तो -1, अगर 2 हेटेरोएटम बॉन्ड रहेंगे तो -2, 3 रहेंगे तो -3। पर हेटेरोएटम बॉन्ड क्या कंसिडर करना है आपको? पर हेटेरोएटम बॉन्ड जो है आपको लेना है -1। कितने रूल है? कितने रूल है? सिर्फ 3। 3 अब मुझे निकालना है जो मैंने स्टार किया उस कार्बन की मैं ऑक्सीजन स्टेट निकालने जा रहा हूं। तो मैं पहले क्या करूंगा? जो कार्बन को मैंने एक्स हाईलाइट किया है, पहले उस कार्बन पे सबसे पहले एक हाइड्रोजन अटैच है तो +1 वो हो गया। उस कार्बन पे एक हेटेरोएटम बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको मैंने -1 कर दिया। कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है तो हो गया 0। -1 +1 कितना हो गया? माइनस ये 0। यानी कि मेरा जो रिएक्टेंट है उसमें कार्बन आपका 0 है। ठीक है, अब मैं जाऊंगा कहां पे? प्रोडक्ट में। इसका भी नहीं निकालना है मुझे, इसका भी नहीं निकालना है मुझे, निकालना है इस वाले कार्बन का। तो मैं कंसीडर करूंगा एक्स। फिर मैं देखूंगा कि एडजेसेंट कार्बन क्या होनी चाहिए? 0। उस कार्बन पे देखो कोई हाइड्रोजन अटैच है क्या? नहीं है। फिर कौन अटैच है? उस कार्बन पे अटैच है ऑक्सीजन। कौन सा वाला? डबली बॉन्डेड। सो एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है और पर हेटेरोएटम बॉन्ड -1 होता है, यानी कि 2 के हो गए -2 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया ये? +2। इट इज +2। नाउ लुक एट दिस रिएक्टेंट कितना? रिएक्टेंट कितना था मेरा? 0। यानी कि मेरा रिएक्टेंट यहाँ पे है और जब मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं यहां से यहां तक, तो मेरा प्रोडक्ट में आ गया ये वाला। तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसने क्या किए? 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए? लूज किए कि गेन किए? लूज। ठीक आता है इसका मतलब लूज किए। सो बेसिकली व्हेनेवर वी आर गोइंग फ्रॉम लो ऑक्सीडेशन स्टेट टू मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट विल बी ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ दैट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप आसानी से ऑक्सीडेशन निकाल के किसी भी रिएक्शन को एनालाइज कर सकते हैं कि वो रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन है, वो रिएक्शन रिडक्शन है या रिडॉक्स है। समटाइम क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर बदलता ही नहीं है। सो दैट विल बी कॉल्ड एज रिडॉक्स प्रोसेस। ना एक बार ऑक्सीडेशन हुआ होगा और दूसरी बार रिडक्शन हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है हमारी, ये ऑक्सीडेशन है। बराबर है? या आप सीधा देख के बता सकते थे, देखो यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का दोनों निकल गया आपके, दैट विल बी कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। बट बाय रूल अगर हमको जाना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, बट इसको थोड़ा टाइम लगता है। करना क्या होता है आपको? जिस कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट आपको निकालना है उस कार्बन को आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। एडजेसेंट कार्बन, सेकंड रूल क्या बताता है? एडजेसेंट कार्बन विल बी ऑटोमेटिकली 0। ओके, एंड व्हाट? पर हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी +1 एंड पर हेटेरोएटम बॉन्ड विल बी a -1। ठीक है। यस। सो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है या नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, टाइप्स ऑफ रिएजेंट हो गया हमारा। टाइप्स ऑफ क्लीवेज हमने पढ़ लिए, 3-4 टाइप्स की क्लीवेज पढ़ लिए। टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स हमने पढ़ लिए, उसको अलग अलग तरीके से हमने देखा, उनका यूज किया। अब मुझे सबसे पहले ये एक फ्रेंड्स करना है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनी न्यूक्लियोफाइल और एनी बेस। नाउ बहुत जगह पे क्या होता है कि ये डिफरेंस हम कर ही नहीं पाते, बहुत जगह पे ऐसा होता है। अब मैं इसके लिए छोटे से 2 रिएक्शन आपको लेके बताऊंगा। सपोज मेरे पास जो है वो है आइसोप्रोपिल क्लोराइड और उसके ऊपर मैं 2 अलग अलग रिएक्शंस करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं मैं? उसके ऊपर 2 अलग अलग रिएक्शंस करवा रहा हूं।
एक में मैंने यूज किया अल्कोहलिक KOH और एक में मैंने यूज किया है एक्वस KOH। इन दो रिएक्शन करने के बाद आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। दोनों रिएक्शंस के प्रोडक्ट अलग अलग है। अल्कोहलिक KOH वाली रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड बना रही है और एक्वस KOH वाली जो है वो आपको बना रहा है OH। तो आप पहले तो पता करना जरूरी है कि टाइप कौन सा है इस रिएक्शन में। तो राइट साइड वाली जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में हम बाहर निकाल रहे हैं Cl और H, यानी कि आपका HCl इसमें बाहर जा रहा है और ये वाली रिएक्शन में भी आपका वैसे ही कुछ बाहर जा रहा है, यहाँ पे आपका निकल रहा है बाहर KCl। सो दिस रिएक्शन विल बी बेस्ट कंसिडर्ड एज ए एलिमिनेशन। इसमें जा रहा है ये एलिमिनेशन, और ये जो रिएक्शन है जो यहाँ पे हमने लिखी है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए substitution. So there must be this is all because of what reagent, यानी कि जो हमने यूज किया ना वो गड़बड़ है कुछ। तो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल बेसिस बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिच। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये दिमाग में डाल दो कि दोनों रिच होते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बोथ आर रिच। अगर दोनों रिच है और दोनों डिफिशिएंट पार्ट पे अगर रिएक्ट करते हैं तो इसका मतलब बट दोनों अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक होता है हमेशा। यहाँ पे nucleophile is the species which directly added or directly react with deficient carbon, while base is the electron rich species also which attack with deficient hydrogen. Okay, this is the basic difference between the nucleophile and base one. मैकेनिज्म अगर आपको देखना है इसका तो आप यहाँ पे देखोगे ऐसे वाले, दिस इज Cl है, इसका मतलब क्या हो गया, Cl will show the minus effect as usual, this will be the deficient one. यहाँ पे जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है वो सारे इलेक्ट्रॉन अपने जो है उस कैटायन को देने की कोशिश करते हैं। जो कैटायन आपका बना हुआ है वहां पे कैटायन नहीं हुआ एक्चुअली, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन क्या हो गया आपका, डेफिशिएंट हो गया, उतना ज्यादा डेफिशिएंट नहीं है। और इसके लिए हमने क्या यूज किया, अल्कोहलिक KOH यूज किया। और अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होता है कि सपोज एग्जांपल व्हाट इज अल्कोहलिक KOH नाउ, लुक एट दिस वन। सपोज आई हैव दिस सॉल्यूशन जिसमें मैंने लिया है इथेनॉल। क्या लिया यहाँ पे, इथेनॉल। इथेनॉल मतलब क्या हो गया, CH3 CH2 और OH। और मैंने क्या किया, इसमें जो कुछ पेलेट्स जो है ना वो डाल दिया मैंने, किसके, KOH के। KOH के मैंने पेलेट डाल दिए इसके अंदर। अब जिससे KOH में डालता हूँ, KOH तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, पानी में डालते बराबर आपका रिएक्शन मिक्सचर गर्म हो जाता है। देखना कभी NaOH KOH जब डालते हैं ना उसके पेलेट्स, तो वो पूरा सोल्यूशन आपका गर्म करता है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब जिससे KOH मैंने इथेनॉल में डाल दिया तो ये क्या करता है, यहाँ का प्रोटॉन वो वाटर के साथ निकल जाता है बाहर, और आपका पास जो कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा आपका CH3 CO नेगेटिव एंड, और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं पोटेशियम इथॉक्साइड। क्या बनेगा तुम्हारे पास यहाँ पे, लुक एट दिस वन नाउ। नाउ आई हैव द सेम सॉल्यूशन, बस लेकिन थोड़ा सा फर्क हो गया। क्या फर्क हो गया यहाँ पे, यहाँ पे देखो, अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे वाटर लिया। एक्वस मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वाटर आ गया, ठीक है, ये कौन है, तुम्हारा वाटर है। और मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कौन, KOH, कौन, KOH। तो इसलिए हो गया एक्वस और ये वाला हो गया अल्कोहलिक। तो अब जब रिएक्शन बनेगी तो क्या हो जाएगा, वाटर के साथ आपका KOH विगरसली रिएक्ट हो जाएगा और जिसकी वजह से आपका वाटर का जो है वो बन जा रहा है OH नेगेटिव आया। ठीक है, क्या बन रहा है आपका, OH नेगेटिव बन रहा है, बाकी चीजें जैसे कि वैसी। अब यहाँ पे हुआ क्या है, देखो ये एक बना है OH नेगेटिव, एक बना है CH3 CH2O नेगेटिव। बेसिकली अगर आप दोनों को थोड़ा सा केयरफुली देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन को इथाइल ग्रुप लगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो और बढ़ जाती है। इस केस में देखो यहाँ पे सिर्फ आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं है आपके पास। और अब जब रिएक्शन आप देखोगे तो अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे वो क्या करता है, इट डायरेक्टली हाइड्रोजन टू दैट कार्बन, so that O negative will attack with that hydrogen. The electron which is present in carbon hydrogen bond, they will shifted here and hydrogen will be free now. इसको बोलते हैं elimination reaction. Hydrogen from one carbon and halogen from adjacent carbon will be eliminated. So इसको बोलते हैं 1,2 elimination. इसका example है ये 1,2 elimination. While in case of what simple reaction, that is what this one, in that reactions what your OH negative will be preferred as a nucleophile. जो OH नेगेटिव है वो क्या करेगा,
यहाँ पे, या सिंपल इसको ऐसा ना दिखाते हुए आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, एंड हाइड्रोजन विल बी फ्री नाउ। नाउ लुक एट द रिएक्शन नाउ, आप दोनों से पता लगा सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आपका डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आपका हाइड्रोजन को अटैक कर रहा है, यानी कि दोनों रीच है। सो इसीलिए क्या होता है कि बेस हम उसको बोलते हैं जो डेफिशिएंट किसको रिएक्ट करे, हाइड्रोजन, ये होता है बेस। और न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो किसको रिएक्ट करेगा, सिर्फ डेफिशिएंट कार्बन। तो ये दो चीजें अगर आपकी समझ में आ गई ना तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द बेस एंड व्हाट न्यूक्लियोफाइल। इसी की वजह से हमारे पास कई सारे क्लासिफिकेशंस पड़े वाले हैं, ठीक है। सो क्लासिफिकेशंस कैसे आ गए हमारे पास अभी, तो नेक्स्ट टास्क जो हमारा रहेगा, सो दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शंस और म्यूजिकल सीरीज जो होती है ना, ये हमने कई बार एग्जांपल बताया था। म्यूजिकल सीरीज आपको पता होगा, जिससे सारेगामापा के 7 नोट्स होते हैं, सबको पता होगा शायद, म्यूजिक में 7 नोट्स होते हैं। उसी तरह ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी 7 क्लासिफिकेशंस पड़े वाले। सो ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इन 7 डिस्टिंक्ट मैनर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिएक्शन हमारी है जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा है आपके पास, दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद क्या आएगा आपका, एलिमिनेशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन, देन व्हाट, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, ठीक है। एक आता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एक आता है आपका कितने टाइप, 7 टाइप्स। So this is what substitution, this is what elimination, this is what addition, this is rearrangement, this is pericyclic reaction, oxidation reaction, and lastly what the reduction, what reduction reactions। तो अब ये बेसिक आपके पास 7 टाइप्स हो गए हमारे पास रिएक्शंस के। इसके अंडर में हमको कई सारे देखना है। फिर एडिशन इलेक्ट्रोफाइल का हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अगर वो किसका हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का अगर होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, फ्री रेडिकल अगर हो रहा है एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन के भी केस में वही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन भी कैसा हो गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया हाइड्रोजन फ्रॉम वन कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम अनदर कार्बन विल बी एलिमिनेटेड। सो इसकी भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, E1CB एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन की भी वैसे ही SN1 है, SN2 है, SNI है, ठीक है। उसी तरह से E1, E2, E1CB। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में बहुत सारे आते हैं, जैसे कार्बन डेफिशिएंट रीअरेंजमेंट, नाइट्रोजन डेफिशिएंट रीअरेंजमेंट, ऑक्सीजन डेफिशिएंट रीअरेंजमेंट, ओके। देन मेनी एग्जांपल्स आर देयर बिलोंग टू रीअरेंजमेंट फैमिली नाउ। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में 5 अलग अलग टाइप्स हैं, साइक्लो एडिशन, ठीक है, electrocyclization, sigmatropic rearrangement, group transfer reactions, cheletropic reactions, and in particularly oxidation and reduction reactions, we have many reagents that perform the oxidation as well as the reduction. In oxidation we have various functional group transformation, as well in reduction also there are various functional group transformation. So these are the some important types of a reaction, and there are many reactions also there, named reactions also there in under the category of the reactions. So this is whole about the first part of a general organic chemistry. So thank you for watching, share it, thank you.